फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूसरी श्रृंखला से जिसको रेलवे ने कई बार अपने पूर्व में आयोजित की गई परीक्षाओं में पूछा है। तो फ्रेंड, आज हम सब केवल उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनके आने की संभावना आगामी परीक्षाओं में ही रहेंगी। तो फ्रेंड, चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे हमारे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं पनीर से, ऑप्शन बी पालक से, ऑप्शन सी मछली से, या फिर ऑप्शन डी दूध से। अर्थात प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य को आयरन या लोहा का स्रोत किससे प्राप्त होता है, किस खाद्य पदार्थ से मनुष्य को लोहा या आयरन की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड, जो आपके ऑप्शन थे वो क्या थे? पनीर से, पालक से, ऑप्शन सी मछली से, या फिर ऑप्शन डी दूध से। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पनीर से, सॉरी ऑप्शन बी पालक से। किससे? ऑप्शन बी पालक से, जो कि हरी साग सब्जियां हैं, ये हरी साग सब्जी की श्रेणी में आती है। तो मनुष्य जो है लोहा या आयरन पालक से ही प्राप्त करता है। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड आपका दिया गया है कि लौह आवश्यक है। लौह किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, ऑप्शन बी सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड, बात करें कि जो लोह या आयरन जो आवश्यक होता है वह किस लिए होता है? वह हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए भी होता है, समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी होता है, और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी होता है। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अर्थात ये तीनों आंसर सही हैं। लोह हमें किस किस चीज़ से प्राप्त होता है? हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमें लौह तत्व आवश्यक हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, अर्थात सबसे अधिक लौह तत्व किस में पाया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केले में, ऑप्शन बी सेब में, ऑप्शन सी दूध में, या फिर ऑप्शन हरी पत्तीदार सब्जियों में। तो फ्रेंड, बात की जाए कि सबसे अधिक आयरन पाया जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरी पत्तीदार सब्जियों में ही हमें सर्वाधिक आयरन पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरी पत्तीदार सब्जियों में। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, अर्थात वह तत्व कौन सा है, ये वह खाद्य पदार्थ कौन सा है जिसमें भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए नारंगी है, ऑप्शन बी अंडे है, ऑप्शन सी हरी सब्जी है, या फिर ऑप्शन डी दूध है। तो फ्रेंड, बात की जाए कि लौह तत्व जो भरपूर मात्रा में पाया जाता है वह कौन सा है? वह हो जाएगा ऑप्शन सी हरी सब्जियां। क्या? ऑप्शन सी हरी सब्जियां, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, देख रहे हैं कि लौह तत्व कितना इंपॉर्टेंट है। इससे कई प्रश्न रेलवे ग्रुप डी ने अपने आगामी परीक्षाओं में पूछेगा, और यह पूछा है अपने पूर्व आयोजित परीक्षाओं में। इसने लौह तत्व से संबंधित कई प्रश्न पूछा है अलग अलग प्रकार से। तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है, अर्थात जो सीमेंट होता है और जो अस्थियां या मानव हड्डियां जो होती हैं उनमें जो विद्यमान तत्व है वह कौन सा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सिलिकॉन है, ऑप्शन बी कैल्शियम है, ऑप्शन सी नाइट्रोजन है, या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस है। तो फ्रेंड, बात करें सीमेंट और अस्थियां दोनों में जो विद्यमान तत्व सर्वाधिक मात्रा में है तो वह आपका कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, अर्थात किस तत्व की कमी से हमें एनीमिया रोग हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए आपका दिया गया आयोडीन की कमी से, ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन सी लोहे की कमी से, या फिर ऑप्शन डी जस्ते की कमी से। तो फ्रेंड, बात की जाए कि किसकी कमी से जो एनीमिया रोग होता है तो हो जाएगा आपका राइट आंसर लोहा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात लोहे के कमी के कारण ही, लोहे तत्व की कमी के कारण ही हमें एनीमिया रोग हो जाता है। तो फ्रेंड, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात कीजिए अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए रेटिनॉल है, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन है, ऑप्शन सी पैराडॉक्सिन है, या फिर ऑप्शन डी टोकोफेरॉल है। तो बात कीजिए विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम आपका हो जाएगा टोकोफेरॉल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि मानव शरीर में
रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, अर्थात जो मानव शरीर में रक्त का थक्का होता है वह किस विटामिन से बनता है। ऑप्शन ए विटामिन के से बनता है, ऑप्शन बी विटामिन डी के कारण बनता है, ऑप्शन सी विटामिन ए के कारण बनता है, या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी के कारण बनता है। तो फ्रेंड बात की जाए कि मानव शरीर में जो रक्त का थक्का है वह किसके कारण बनता है, वह विटामिन के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विटामिन ए के कारण ही रक्त का थक्का बनता है। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होता है, अर्थात खून का जमना या रक्त का थक्का कहलाई जाए तो ये दोनों प्रश्न एक ही प्रकार से हैं। इन दोनों का उत्तर विटामिन के ही होगा, क्योंकि रक्त का थक्का चाहे जमे चाहे खून के जमने तो दोनों बात एक ही है, लेकिन प्रश्न अलग अलग तरीक़े से दिया गया है। तो यह प्रश्न आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा कि चाहे विटामिन की खून के जमने पूछ ले या रक्त के थक्के से पूछ ले, दोनों का आंसर विटामिन के ही होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए विटामिन की, ऑप्शन बी आयरन की, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट की, या फिर ऑप्शन डी वसा की। तो फ्रेंड बात करते हैं पालक के पत्तों में जो सर्वाधिक मात्रा होती है वह आयरन की होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आयरन ही हमें लोह पदार्थ है, उससे ही आयरन प्राप्त होता है। तो आयरन और यह लोहा एक ही है समझ लीजिए। अगर इसका जहाँ लोहा दिया होता तो वो भी इसका आंसर राइट होता। तो फ्रेंड पालक के पत्ते आपने उपरोक्त प्रश्न में देखा ही था कि कितना इंपॉर्टेंट है, अर्थात हमें आयरन किससे, हरी साग सब्जियों से ही हमें आयरन प्राप्त होता है। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्थात विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है या विटामिन ए किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दांतों के विकास के लिए, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, ऑप्शन सी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, या फिर ऑप्शन डी उपकला ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए। तो फ्रेंड बात की जाए विटामिन ई की, तो विटामिन ई हमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। किसमें, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में हमें विटामिन ई की आवश्यकता होती है। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, अर्थात मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिसका हम प्रत्यारोपण नहीं कर सकते। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गुर्दे का, ऑप्शन बी हृदय का, ऑप्शन सी फेफड़े का, या फिर ऑप्शन डी मस्तिष्क का। तो फ्रेंड बात कीजिए मानव शरीर का वह अंग जिसका हम प्रत्यारोपण नहीं कर सकते वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मस्तिष्क। इसका हम प्रत्यारोपण नहीं कर सकते। बाकी गुर्दे का, फेफड़े का, हृदय का इसका हम प्रत्यारोपण कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, अर्थात जो कोशिका की आत्महत्या की कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लाइसोसोम को, ऑप्शन बी राइसोसोम को, ऑप्शन सी न्यूक्लियोसोम को, या फिर ऑप्शन डी गाल्जी काय को। तो फ्रेंड बात की जाए कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं या लाइसोसोम को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम। इसको ही हम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि 80% से अधिक शेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, अर्थात 80% से अधिक शेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन होता है, ऑप्शन बी चर्बी होता है, ऑप्शन सी खनिज होता है, या फिर ऑप्शन डी जल होता है। तो फ्रेंड बात करें 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वह आपका जल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जल, अर्थात सर्वाधिक मात्रा में जल हमारे शरीर में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किया जाता है, अर्थात वह कौन सा कारक है या तत्व है जिसके उपस्थिति के कारण हम पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर करते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका कला, या फिर ऑप्शन डी केंद्रक। तो फ्रेंड बात की जाए कि किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इसी के कारण हम पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर कर पाते हैं। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है, अर्थात गाल्जी काय जो होता है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए श्वसन होता है, ऑप्शन बी कोशिका विभाजन शुरू करना होता है, ऑप्शन सी पाचन रस उत्पन्न करना होता है, या फिर ऑप्शन डी स्त्रावी का कार्य करता है। तो फ्रेंड बात की जाए गाल्जी काय, इसका प्रमुख कार्य होता है स्त्रावी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए स्त्रावी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, अर्थात कोशिका का कौन सा अंग है जो डीएनए रखता है, डीएनए को स्टोर करता है। ऑप्शन ए सेंट्रियोल, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी लाइसोसोम या फिर ऑप्शन डी माइट्रोकांडिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी माइट्रोकांडिया, या ऑप्शन सी सेंट्रियोल, या फिर ऑप्शन बी गोल्जी काय, या फिर ऑप्शन डी ऑप्शन सी लाइसोसोम। तो फ्रेंड इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रोगेम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, अर्थात जो प्रोगेम्ड सेल डेथ होता है उसका कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, अर्थात उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है उसे हम एप्टोसिस कहते हैं, ऑप्शन बी उसे हम एजिंग कहते हैं, ऑप्शन सी उसे हम डिजनरेशन कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे हम निक्रोसिस कहते हैं। तो फ्रेंड बात की जाए प्रोगेम्ड सेल डेथ का जो कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण होता है उसे हम एजिंग कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या एजिंग इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन ए नॉल तथा रश्का ने की थी, ऑप्शन बी स्लाइडेन तथा श्वान ने की थी, ऑप्शन सी फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने की थी, या फिर ऑप्शन डी वाटसन तथा क्रिक ने की थी। तो फ्रेंड बात की जाए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तो इसकी खोज जो की थी वह नॉल तथा रश्का ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए सिर्फ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, लेकिन यहाँ बात की गई है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की, तो इसकी जो खोज की थी वह नॉल तथा रश्का ने की थी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है, अर्थात मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अत्यधिक चरने द्वारा, ऑप्शन बी वनस्पति के हटने द्वारा, ऑप्शन सी वनों को उगाने द्वारा, या फिर ऑप्शन डी बढ़ती पक्षी जनसंख्या के द्वारा। तो फ्रेंड जो मृदा अपरदन है इसको हम रोका जा सकता है वनों को उगाने द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात वनों को वृक्षारोपण द्वारा ही हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि बाढ़ को रोका जा सकता है, किसको बाढ़ को रोका जा सकता है। ऑप्शन ए स्थल को ढालकर बनाकर, मतलब ढालदार बनाकर, ऑप्शन बी जल आवरण को हटाकर, ऑप्शन सी वनों को काटकर, या फिर ऑप्शन डी नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। तो फ्रेंड इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा नदियों को पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण द्वारा ही हम बाढ़ को रोक सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति होती है वह कहाँ पाई जाती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए देहरादून घाटी में, ऑप्शन बी कुल्लू घाटी में, ऑप्शन सी पश्चिमी घाटी में, या फिर ऑप्शन ए सुंदरवन में। तो फ्रेंड बात की जाए मैंग्रोव वनस्पति है यह पाई जाती है सुंदरवन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं, ऐसे पौधे जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, अर्थात समझ लीजिए कि एपीफाइट्स क्या होते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए यह भोजन हेतु होते हैं, ऑप्शन बी यांत्रिक मदद हेतु होते हैं, ऑप्शन छाया हेतु होते हैं, या फिर ऑप्शन डी जल हेतु होते हैं। तो फ्रेंड बात की जाए एपीफाइट्स जो कि बहुत अधिक विकसित होते हैं और ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, तो वह होते हैं यांत्रिक मदद हेतु। क्या यांत्रिक मदद हेतु? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं बची हो जिसमें ये प्रश्न पूछा ना गया हो। तो भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन बी इथाइल आइसोसाइनेट का, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट का, या फिर ऑप्शन डी SO2 तथा NO2 का। तो फ्रेंड बात की जाए भोपाल दुर्घटना में जिस गैस का रिसाव हुआ था वह मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती, अर्थात वह कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है CO2 गैस, ऑप्शन बी CO गैस, ऑप्शन सी NO2 गैस, या फिर ऑप्शन डी SO2 गैस। तो फ्रेंड बात करें वह कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, CO2 गैस। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतरण को उपयोगी पाया जाता है, अर्थात जो औद्योगिक बहिस्राव होता है उसको उस जल को प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित से किस अपतरण का उपयोग
किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पार्थेनियम का, ऑप्शन बी हाथी घास का, ऑप्शन सी जलकुंभी का, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त ए और बी दोनों का। तो फ्रेंड बात की जाए औद्योगिक बहिष्करण जो होता है उसमें जो जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम अपतरण का उपयोग करते हैं वह कौन कौन सा, वह पार्थेनियम और हाथी घास दोनों है। अर्थात ऑप्शन ए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और जो कि आपका ऑप्शन डी में अर्थात उपयुक्त ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, अर्थात वह कौन है जो वाहन प्रदूषक में भाग नहीं लेता। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी NO2, या फिर ऑप्शन डी SO2। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए H2, ये भाग नहीं लेता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, H2। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, अर्थात ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जिसमें प्रदूषण नहीं होता। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी पेट्रोल, या फिर ऑप्शन डी। तो फ्रेंड बात की जाए ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती वह आपका सौर ऊर्जा है, अर्थात सोलर सिस्टम के तहत जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारक है, अर्थात निम्नांकित में अधिकतम ध्वनि प्रदूषण कौन करता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए भारी ट्रक यातायात, ऑप्शन बी निर्वाचन सभाएं, ऑप्शन सी पॉप संगीत, या फिर ऑप्शन डी जेट उड़ान। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कहा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जेट उड़ान, अर्थात इसके द्वारा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात विज्ञान की शाखा संबंधित कई प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, अर्थात साइंस और उसके ब्रांच से रिलेटेड हमें सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ओरोलॉजी, ऑप्शन बी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी सेरेमोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी जियोलॉजी। तो फ्रेंड बात कीजिए अस्थियों का अध्ययन हम करते हैं ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। चलिए फ्रेंड अब अगले और आखिरी प्रश्न को देखते हैं इस सीरीज के। अगला प्रश्न आपका दिया तितलियों का अध्ययन। देखिए फ्रेंड फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया विज्ञान के शाखा के हिसाब से। तो फ्रेंड इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना होगा, साइंस एंड उसके ब्रांचेस को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है कि तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इक्थियोलॉजी होता है, ऑप्शन बी नियोंटोलॉजी होता है, ऑप्शन सी लेपिडेटोरियोलॉजी होता है, या फिर ऑप्शन डी पोलोनोलॉजी होता है। तो फ्रेंड बात की जाए तितलियों का जो अध्ययन होता है और उसे हम लेपिडेटोरियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेपिडेटोरियोलॉजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड यहीं आपका इस सीरीज़ का जो दूसरा पार्ट है यह ख़त्म होता है। अगर यह सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, तथा जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।